अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज सेकंड क्लास है, हमारी सेकंड लेक्चर है ऑनलाइन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम जनरलाइजिंग कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग स्टेज को हमने प्रोसीड किया। तो आज क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, चैप्टर 4 है और पेज नंबर 53 है आपके पास बुक पर। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे दोबारा अकाउंटिंग रूल्स से कि अकाउंटिंग के रूल्स, डेबिट और क्रेडिट रूल्स आपको कैसे प्रोसीड करने होंगे अगर आपके पास जर्नल एंट्रीज हों, जर्नल एंट्रीज को अगर आपने रिकॉर्ड करना हो। तो देखिए, आपने ये डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि अगर इंक्रीज आ रहा हो अकाउंट्स में, यानी एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस की वैल्यूज इंक्रीज हो या एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शंस अकर हो तो हम डेबिट करेंगे। इसी तरह हमने इंक्रीज में ये भी बात की कि अगर लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू गेन्स, यानी एसेट्स इंक्रीज हो डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो डेबिट होंगे, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो तो क्रेडिट होंगी, और आपके पास ओनर इक्विटी में अगर इंक्रीज आ रहा हो वैल्यूज में तो आप क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू गेन्स अगर कहीं आपको नजर आ रहे हो तो इनमें इंक्रीज आएगा तो हम क्रेडिट करेंगे। ये रूल्स हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। इस तरह डिक्रीज अगर आप बात कर लें तो डिक्रीज में ये है कि अगर एसेट्स का डिक्रीज आए तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। एक्सपेंसेस को आप डिक्रीज में शो नहीं करते क्योंकि एक्सपेंसेस का डिक्रीज नहीं होता, डेबिट बैलेंस रखते हैं एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज में देख लें, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होंगी और डिक्रीज होंगी तो ये डेबिट हो जाएंगी। ओनर इक्विटी डेबिट हो जाएगी और रेवेन्यू गेन्स भी डेबिट हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर रहा, और प्रीवियस लेक्चर में जो हमारे लास्ट कुछ ट्रांजैक्शन थी जिनमें कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहा, तो आज दोबारा उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे ही ट्रांजैक्शंस हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज आपको डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना है जो हमारा प्रीवियस लेक्चर रहा, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। प्रॉब्लम्स में अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मई 1 को मैं रीड आउट कर लेता हूं कि रहीम एंड कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 मई 1992। तो पहली बात तो ये है कि ये रहीम एंड कंपनी कहा गया है। रहीम एंड कंपनी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो हमें ये क्लियर हो गया है कि हम जो बुक प्रिपेयर कर रहे हैं ये रहीम एंड कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसकी प्रिपरेशन रहीम एंड कंपनी के लिए है। यानी आप जो जर्नलाइजिंग कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, जो सेकंड स्टेज है अकाउंटिंग साइकिल की, तो ये रहीम एंड कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो। तो मुझे टाइटल में लिखना होगा रहीम एंड कंपनी जर्नल बुक ऑफ अकाउंट, यह जनरल जर्नल। तो ये तो फर्स्ट टाइटल हम कंप्लीट कर लेंगे। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट हमारे पास गिवन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आपको क्लियर है कि जब भी किसी बिजनेस में कैश आता है, किसी भी बिजनेस में जब कैपिटल या ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है या इन्वेस्टमेंट आती है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट आती है तो आपके पास बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा होता है। तो कैश को तो मैं यहां डेबिट करूंगा कि इंक्रीज इन कैश मींस इंक्रीज इन एसेट्स और करंट एसेट, तो कैश डेबिट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री में मैं कैश को डेबिट कर रहा हूं, तो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट आपके पास है कि डेबिट रुपीज साइन देंगे और 20,000 डेबिट कर लिया मैंने। अब जब एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आपको हमने ये बात की कि डेबिट मींस व्हाट कम्स इन, क्रेडिट मींस व्हाट कम्स आउट। कि आपके पास बिजनेस में आपके बिजनेस को बेनिफिट क्या मिल रहा है और बिजनेस से आउटसाइडर्स को, एक्सटर्नल्स को क्या बेनिफिट मिल रहा है। ये डेबिट और क्रेडिट हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में। तो मैंने जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन ली, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश डेबिट हुआ बिजनेस में और बिजनेस पे इक्विटीज इंक्रीज हो रही हैं, क्लेम इंक्रीज हो रहा है इन्वेस्टर्स का, ओनर्स का या एक्सटर्नल पार्टीज का। तो अब मैं यहां कैपिटल को क्रेडिट करूंगा कि इंक्रीज इन ओनर इक्विटी, इंक्रीज इन कैपिटल। के ओनर इक्विटी का मैंने एक एलिमेंट ले लिया जो कैपिटल है। ओनर इक्विटी में डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग है, रिजर्व है फॉर एग्जांपल। तो हम यहां सिर्फ कैपिटल ले रहे हैं क्योंकि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो मैं कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा और अमाउंट वही होगा ₹20,000। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन में यहां कंप्लीट कर चुका हूं। हम एक यहां नरेशन देंगे, नरेशन मींस के एक आप मार्क दे दें, एक कोई साइन दे दें ताकि वॉचर क्लियर हो जाए, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हुई है ये क्लियर हो जाए। तो यहां हम लिख सकते हैं कि
started, owner started business with cash। तो ये आपके पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहां कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन, अच्छा डेट आपको जरूर देनी होगी, मई 1 है ये, तो आप 1 कर लें, मई 1 1992, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो वही ट्रांजैक्शंस रिपीट हो रही हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास फिर मई 1 डेट दी गई, बॉट गुड्स फॉर कैश, कि आप गुड्स परचेस कर रहे हैं, रहीम एंड कंपनी, रहीम एंड कंपनी हम टाइटल दे देंगे, रहीम एंड कंपनी का जो ओनर है इस बिजनेस का हम, और रहीम एंड कंपनी ओनर जनरल बुक प्रिपेयर कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है ट्रांजैक्शंस की। तो हम पहले तो टाइटल भी साथ क्लियर कर लें कि रहीम एंड कंपनी जनरल बुक, जनरल जर्नल, बुक ऑफ अकाउंट्स। तो मैंने जनरल बुक लिख ली फॉर द मंथ ऑफ मे, (1992). ये टाइटल देना जरूरी है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि आप रहीम एंड कंपनी के बिजनेस में, रहीम एंड कंपनी में कुछ ट्रांजैक्शंस अकर हुई हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकर हुई, आप उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको जर्नलाइज कर रहे हैं, फर्स्ट बुक में आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैंने लिखा फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हम जनरल एंट्रीज के रूल्स को फॉलो करते हुए हम प्रोसीड कर चुके हैं। अब आ जाए सेकंड ट्रांजैक्शन पे, जो है मई 1 पे बॉट गुड्स फॉर कैश, कि आप गुड्स परचेज कर रहे हैं। देखिए 2 पॉइंट हैं, हर एक ट्रांजैक्शन आपको क्लियर करेगी, बॉट गुड्स फॉर कैश। तो अब आप पहले तो ये क्लियर कर लें कि गुड्स जब आप परचेज कर रहे हैं तो गुड्स बिजनेस में ही आ रही हैं, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट कम्स आउट। तो गुड्स आ रही हैं आपके बिजनेस में, गुड्स आ रही हैं, तो इंक्रीज इन गुड्स, तो मैं लिख सकता हूं कि गुड्स का तो यहां इंक्रीज हुआ, बिजनेस में गुड्स परचेज की गई तो गुड्स इंक्रीज हुई, एसेट्स इंक्रीज हुए, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, गुड्स करंट एसेट है, स्टॉक, गुड्स, इन्वेंट्री, मर्चेंडाइजेस, ये आपके पास करंट एसेट्स हैं। तो आप बिजनेस ने, रहीम एंड कंपनी ने गुड्स परचेज की, कैश पे परचेज की, तो गुड्स इंक्रीज हुई, कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश में डिक्रीज आया कि आपने कैश पे परचेज की तो कैश आउट हो रहा है, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। तो यहां मैं आप ट्रांजैक्शन पास कर सकता हूं कि गुड्स अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों कर रहा हूं, अमाउंट देख लें 600, और क्रेडिट क्या करेंगे, कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 600। यहां आप क्लोज कर लेंगे, एक नरेशन दे देंगे। देखिए हमने कहा कि गुड्स डेबिट की इंक्रीज इन गुड्स, गुड्स में इंक्रीज आया है, एसेट्स, करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, और कैश डिक्रीज हुआ है बिजनेस का, कि आप जब भी कुछ परचेज करते हैं कैश पे तो कैश जा रहा है, और गुड्स बिजनेस में इंक्रीज हो रही हैं, गुड्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, कैश की वैल्यू यहां डिक्रीज हो गई। तो मैंने लिखा गुड्स डेबिट, कैश क्रेडिट, डेट वही है मई 1। अब आप लिख लेंगे परचेज गुड्स ऑन कैश, परचेज्ड गुड्स ऑन कैश। तो ये क्लियर हो गया कि हमने गुड्स परचेज की हैं और कैश पे किया। तो ये हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन थी। अब आप देख लें थर्ड ट्रांजैक्शन, डेट 2 है मई 2, परचेज अ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज फॉर कैश। देखिए इसे थोड़ा अपडेट कर लेंगे, अगर बुक में नहीं लिखा गया कैश तो आप इसे कैश कर लेंगे, अपडेट करें, इसे रीअरेंज कर लें। परचेज अ मोटर व्हीकल, अब आपको क्लियर होना चाहिए कि एक काम तो ये है कि आप मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हैं, और मोटर व्हीकल फिक्स्ड एसेट है, मोटर व्हीकल परचेज की गई, ये फिक्स्ड एसेट है फॉर बिजनेस यूज ऑन कैश, कि आपने यहां जब मोटर व्हीकल परचेज की तो साथ आपको कैश पे करना पड़ गया। तो देखिए 2 पॉइंट तो मुझे नजर आए कि कैश डिक्रीज हो रहा है और मोटर व्हीकल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है मोटर व्हीकल की, यानी कोई गाड़ी ली गई है, कोई ट्रक लिया गया, कोई कार ली गई, तो ये तो फिक्स्ड एसेट है। तो मोटर व्हीकल डेबिट, मोटर व्हीकल ये आप इंक्रीज आ रहा है, तो मैं फिक्स्ड एसेट का इंक्रीज हमेशा डेबिट होता है। इसी तरह कैश, तो कैश डिक्रीज हो रहा है, एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक डिक्रीज हुआ, फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुआ, करंट एसेट डिक्रीज हुआ। तो अब हम लिख लेंगे मोटर व्हीकल डेबिट, तो आप फर्स्ट मोटर व्हीकल को डेबिट कर रहे हैं और कैश अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये मैंने यहां क्लोज कर लिया।
तो आप देखिए अमाउंट आपके पास है 5000 डेबिट हुआ, यानी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई 5000। इसी तरह करंट एसेट की वैल्यू 5000 डिक्रीज हो गई है। डेट हमारे पास यहां है 2 मई। और एक नरेशन मुझे यहां दे देनी चाहिए कि परचेज फिक्स एसेट भी कह सकते हैं, परचेज मोटर व्हीकल ऑन कैश भी कह सकते हैं, पेड कैश ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। तो मैं लिख सकता हूं कि परचेज मोटर व्हीकल, मोटर कार ऑन कैश। ये एक मार्क मिल गया मुझे। और अगर ऑडिट हो बिजनेस का, या जब भी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया जाए, जो सेकंड स्टेज होगी, तो आपको नरेशंस क्लियर कर देंगी। अब नेक्स्ट डेट की तरफ जाते हैं, जो हमारे पास है कि बॉट फर्नीचर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर। अब आप फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, देखें आपके पास अकाउंट चेंज हो सकते हैं, एसेट्स की जो करेक्टर्स हैं ये चेंज हो सकते हैं। पहले कहा गया बॉट मोटर व्हीकल जो फिक्स एसेट था ऑन कैश, अब कहा जा रहा है बॉट फर्नीचर। तो पहला पॉइंट तो क्लियर कर लेंगे, फर्नीचर एक फिक्स एसेट है। तो बॉट फर्नीचर मींस के फर्नीचर की वैल्यू, फर्नीचर इंक्रीज हुआ, फर्नीचर में इन्वेस्टमेंट आई है, तो फर्नीचर बिजनेस का इंक्रीज हुआ। तो हम फर्नीचर को तो यहाँ डेबिट कर लेंगे। साथ आपको कहा, अच्छा यहाँ कैश का वर्ड नहीं है, फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर, आपने किसी पर्सन से ली है, किसी सप्लायर से ली है जो क्रेडिटर है, तो आप स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर से ले रहे हैं जिसे आप पेएबल हैं, यानी लाइबिलिटी आ रही है, यहाँ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आ रही है। हमने यही बात की थी कि कुछ परचेज करें ऑन क्रेडिट हो तो आप पे लाइबिलिटी आ जाती है, ऑब्लिगेशन आ जाती है बिजनेस पे। तो हमारे पास है कि बॉट फर्नीचर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर, फर्नीचर इंक्रीज हुआ और साथ बिजनेस पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और इस लाइबिलिटी का नाम होगा स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर। कि जब भी आप पे कोई लाइबिलिटी आती है, तो लाइबिलिटी अगर परचेज की वजह से आ रही हो तो आप लाइबिलिटी को भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में शो करेंगे। तो बॉट फर्नीचर इंक्रीज इन फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट तो मैं डेबिट करूंगा क्योंकि ये एक फिक्स्ड एसेट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लेकिन कैश होता तो कैश क्रेडिट हो जाता, लेकिन यहां कैश नहीं है, आपने एक पर्सन से परचेज किया कि फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज को तो मैं हमेशा डेबिट करता हूं। साथ आपने कहा कि स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर, स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर जो है ये एक पेबल है, इसने आपको ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट फर्नीचर दिया है। तो आप यहां ऑन अकाउंट की वजह से स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर लाइबिलिटी आ गई आप पे, आपने स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर को, रहीम एंड कंपनी ने फ्यूचर में स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर को पेमेंट करनी होगी, इसलिए ये लाइबिलिटी है, पेबल हो रहे हैं आप। तो हम यहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी मींस क्रेडिट, दो एक अकाउंट क्लियर हो गए। तो अब मैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर लूंगा, फर्नीचर की वैल्यू जो इस ट्रांजैक्शन में दी गई वो 200 है, बॉट फर्नीचर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर 200 आपने फर्नीचर की वैल्यू आई, और पे कितने करने हैं फ्यूचर में 200 इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लेकिन किसको पे करने हैं, स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर। ये मैंने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो थी इसे कंप्लीट कर लिया है कि बॉट फर्नीचर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर, अमाउंट 200 है, डेट आपके पास 3 मई है। अच्छा, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाए। यहां एक नरेशन जरूरी है दे दें कि आप कह सकते हैं कि परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मींस ऑन क्रेडिट, कि आपने पेमेंट नहीं दी है, तो इसीलिए हमने इसे कहा कि परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन जो है डेट 4 है, सोल्ड गुड्स टू रहीम एंड सन्स, कि गुड्स सोल्ड सेल की गई हैं रहीम एंड सन्स को, सोल्ड गुड्स टू रहीम एंड सन्स, रहीम एंड सन्स को गुड्स बेची गई हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोल्ड गुड्स मींस के सेल इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू है ये, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। सोल्ड गुड्स टू रहीम एंड सन्स, तो जब आप सेल करते हो तो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होते हैं, ये आपका कस्टमर है बट क्रेडिट कस्टमर, या आपने गुड्स तो बेची हैं लेकिन कैश रिसीव नहीं हुआ। अगर कैश रिसीव होता तो हम लिखते कि सोल्ड गुड्स ऑन कैश, तो सेल क्रेडिट हो जाती, कैश आ जाता, कैश डेबिट हो जाता। लेकिन यहां क्या है कि सोल्ड गुड्स टू रहीम एंड सन्स, इसका यह मतलब हुआ कि गुड्स बेची गई, सेल इंक्रीज हो गई, बट साथ आपके अकाउंट रिसीवेबल भी जनरेट हो गए हैं। अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, या बिल्स रिसीवेबल, ये 3 अकाउंट जनरेट हो सकते हैं। तो यहां हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हुए हैं, तो इसीलिए मैं यहां रिकॉर्ड करूंगा, सेल को क्रेडिट कर लेंगे और रहीम एंड सन्स को हम
डेबिट करेंगे कि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहां मैं लिखता हूं कि सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ, और सेल जब भी इंक्रीज हो क्रेडिट होती है 150 अमाउंट है, तो क्रेडिट कॉलम में आप 150 लिख लेंगे। इस तरह साथ देखें सोल्ड गुड्स टू रहीम एंड सन्स, यहां अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो रहे हैं। क्रेडिट कस्टमर है तो आप अकाउंट रिसीवेबल AR मैंने लिख लिया है, अकाउंट रिसीवेबल और नाम जरूर देंगे रहीम एंड सन्स। ये क्लियर हो गया कि गुड्स सेल की गई हैं, ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट सेल की गई हैं। नरेशन यहां लिख लें, और नरेशन होनी चाहिए सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। सर ये ट्रांजैक्शन रिपीट। हाँ देखें, दोबारा देख लें। डेट 4 है सोल्ड गुड्स रहीम एंड सन्स के सेल हुई गुड्स बेची गई, सेल की गई, तो इन सेल तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये ऑन कैश नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एक्रूवल ट्रांजैक्शन है। अकाउंटिंग में दो सिस्टम चलते हैं, या तो कैश अकाउंटिंग होगी, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, या होगा एक्रूड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्रेडिट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि ट्रांजैक्शन हो रही है लेकिन कैश रिसीव नहीं हुआ यहां। तो हम कह सकते हैं कि सोल्ड गुड्स टू रहीम एंड सन्स के इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल आपके क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं जो फ्यूचर में आपको पेमेंट देंगे जो गुड्स बेची गई हैं या सेल की गई। क्लियर है आप? यस सर सर। सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने खुद कैश क्यों लिखा है, वहां भी तो नहीं लिखा हुआ था। हाँ, वहां पर्सनल नेम नहीं था। देखिए यहां कहा गया बाट गुड्स, नहीं कहा गया बाट गुड्स फ्रॉम अ पर्सन। पर्सनल नेम होता तो हम इसे फिर अकाउंट रिसीवेबल कहते। तो मैंने कहा कि ये इसे आप दोबारा अपडेट कर लें, ये बुक में गलती थी। ठीक है, बाट Yes. गुड्स फ्रॉम अ पर्सन नहीं कहा गया। यहां अगर होता है पर्सन रहीम एंड सन होता तो मैं क्लियर हो जाता कि अकाउंट रिसीवेबल, यहां आप यहां पेएबल की कंडीशन आती है, परचेस कर रहे थे तो हमने साथ कैश का वर्ड यूज कर लिया। लेकिन यहां देखें आपको इस ट्रांजैक्शन में साथ पर्सनल नेम दिया गया है कि क्रेडिटर कौन है, सॉरी डेटर कौन है जिससे आपने गुड्स जिसको आपने सेल की, तो सोल्ड गुड्स टू रहीम एंड सन्स। इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। ये नोट रिसीवेबल भी नहीं है, ये बिल रिसीवेबल भी नहीं है, ये आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है, क्योंकि यहां कोई डॉक्यूमेंट्री ट्रांजैक्शन नहीं हुई, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होगा इस ट्रांजैक्शन का। अब आ जाए 5th डेट पे, परचेज गुड्स फ्रॉम फरीद आलम। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन मैं कंप्लीट कर चुका हूं। मैंने लिखा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, इंक्रीज इन सेल, 150 डेबिट 150 क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन यहां कंप्लीट हो चुकी है। तो यहां तक कोई क्वेश्चन है, बताएं मुझे। नो सर। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास है परचेज गुड्स फ्रॉम फरीद आलम। ये ट्रांजैक्शन पहले भी हो चुकी है, अब दोबारा रिपीट हो रही है। गुड्स परचेज की गई लेकिन कैश पे नहीं किया गया, फ्यूचर में पे किया जाएगा, तो यहां लाइबिलिटी आएगी। परचेज पे हमेशा लाइबिलिटी आएगी, ये पॉइंट क्लियर कर लें। जब भी आप परचेज करेंगे, परचेज ऑन अकाउंट होगा, यानी परचेज ऑन क्रेडिट, तो यहां आपके पास हमेशा लाइबिलिटी आएगी। परचेज ऑन अकाउंट पे लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। गुड्स परचेज करेंगे तो आप फ्यूचर में पेमेंट जाके करेंगे तो आप पे लाइबिलिटी आएगी, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। लाइबिलिटी क्या होगी? अकाउंट पेएबल आप हो सकते हैं, आप नोट पेएबल भी हो सकते हैं, आप बिल्स पेएबल भी हो सकते हैं, ये आपके पास लाइबिलिटी हो सकती है। इसी तरह अगर आप सेल करेंगे, सेल होगी लेकिन सेल में कैश रिसीव ना हो, सेल ऑन अकाउंट हो या सेल ऑन क्रेडिट का वर्ड आ जाए, जो ट्रांजैक्शन अभी हम कर चुके हैं, ये लास्ट ट्रांजैक्शन डेट 4 पे। सेल हमेशा आप देखें आप कस्टमर्स को करते हो, अपने कंज्यूमर्स को करते हो, और ये आपके पास अकाउंट रिसीवेबल होता है, आपका कस्टमर या आपका क्रेडिट कस्टमर या आपके पास क्रेडिट कंज्यूमर। ये हमेशा अल्टीमेट यूजर जो है ये अकाउंट रिसीवेबल होगा, यानी सेल में अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होंगे, परचेजेस में लाइबिलिटी जनरेट होगी। तो अब यहां अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है, नोट रिसीवेबल हो सकता है, या बिल्स रिसीवेबल हो सकता है। तो यही ट्रांजैक्शंस रिपीट हो रही हैं, और पर्सनल नेम या क्रेडिटर डेटर्स नेम जो हैं, अकाउंट्स जो हैं, ये चेंज होते रहेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ आ जाएं, आप दोबारा स्ट्रक्चर ले लें, कंटिन्यू करें इसी स्ट्रक्चर को, और डेट ऑफ कॉलम होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट की आपके पास डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट होना चाहिए।
तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्वेश्चन को, ये डेबिट, क्रेडिट अमाउंट और डिस्क्रिप्शन, या आप पर्टिकुलर्स भी कह सकते हैं, और डेट या सीरियल नंबर, इस क्वेश्चन में डेट दी गई है। डेट 4 के बाद नेक्स्ट डेट जो है वो है डेट 5 यानी 5 मई। परचेज गुड्स फ्रॉम फरीद आलम, तो गुड्स परचेज की गई, गुड्स इंक्रीज हो रही हैं। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो रहा है मुझे कि गुड्स इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन गुड्स, लेकिन यहां कैश पे नहीं किया गया, फरीद आलम को से गुड्स परचेज की गई, तो हमेशा परचेज में मैंने कहा कि लाइबिलिटी आएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो आप पे लाइबिलिटी आ रही है, उसका नाम है फरीद आलम, अकाउंट पेएबल। कि किस पर्सन ने ये गुड्स आपको बेची हैं, उसका नाम, उस आप कह सकते हैं कि सेलर का नाम फरीद आलम। तो मैंने लिखा कि गुड्स इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई। गुड्स को डेबिट कर ले, गुड्स अकाउंट डेबिट, फरीद आलम अकाउंट क्रेडिट, फरीद आलम, ये आपके पास अकाउंट पेएबल होगा, फरीद आलम साथ लिख लें अगर अकाउंट पेएबल, तो ज्यादा बेस्ट होगा, आपको क्लियर रहेगा फ्यूचर में। तो गुड्स डेबिट, परचेज गुड्स फ्रॉम फरीद आलम 400, तो मैं लिखूंगा 400 रुपीज, 400 मैंने यहां से दे दिया, और फरीद आलम भी आप 400 का अमाउंट दे देंगे। तो एक नरेशन होनी चाहिए यहाँ कि परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, और यहां अकाउंट पेएबल जनरेट हो चुके हैं, एपी मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट डेट जो है वो है 6 कैश परचेजेस, परचेजेस की। अच्छा, जब आपको क्लियर ना हो किसी भी नरेशन ट्रांजैक्शन में कि कैश परचेजेस यानी परचेजेस ऑफ गुड्स है या परचेजेस ऑफ फर्नीचर है, परचेज एसेट क्लियर ना हो, तो फिर आप गुड्स ही कंसीडर करेंगे, यानी इन्वेंट्री कंसीडर करेंगे कि जब कैश परचेजेस की बात आ जाए तो ये इन्वेंट्री ही होगी। तो मैंने इसे अपडेट कर दिया, मैंने लिखा कैश परचेजेस, साथ मैंने लिखा गुड्स, इसका मतलब है गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। डेट 6, डेट 6 दे दें, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, तो इंक्रीज इन गुड्स, गुड्स अकाउंट डेबिट, कैश पे हो रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन कैश, करंट एसेट इंक्रीज हुआ, इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज हुई, और साथ करंट एसेट की वैल्यू, कैश जो करंट एसेट है, लिक्विड एसेट, इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, 1000 अमाउंट दिया गया है। नरेशन मैंने दे दी, परचेज गुड्स ऑन कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 8 डेट है, 8 मई में, कि रिटर्न गुड्स टू फरीद आलम, गुड्स रिटर्न हो रही हैं, फरीद आलम को गुड्स रिटर्न की गई। तो पहले हमें प्रीवियस ट्रांजैक्शन में जाना होगा कि फरीद आलम से आपने जो गुड्स ली थी, आप अकाउंट पेएबल हुए थे, हमने यहाँ ट्रांजैक्शन पास की कि गुड्स 5 तारीख को, 5 मई को, गुड्स परचेज फ्रॉम फरीद आलम, जो गुड्स परचेज की थी इसमें से इसका कुछ पोर्शन आपने रिटर्न कर दिया। तो ये 8 आप देख लें तारीख को, रिटर्न गुड्स टू फरीद आलम। जब आप गुड्स रिटर्न करेंगे तो आपकी गुड्स डिक्रीज हो जाएंगी, जो गुड्स परचेज की थी, इन्वेंट्री में, स्टॉक में कमी आएगी, डिक्रीज आएगा। तो हम गुड्स को तो रिटर्न में हमेशा, आपके पास अगर कोई स्टॉक पड़ा है, परचेज किया, और वो किसी भी प्रॉब्लम की या इशू की वजह से आप रिटर्न कर रहे हैं, तो आप इसे कहेंगे रिटर्न गुड्स डिक्रीज इन गुड्स। मैंने डिक्रीज का साइन दे दिया गुड्स पे, डिक्रीज इन गुड्स टू फरीद आलम। तो फरीद आलम यहाँ अकाउंट पेएबल था, ये लाइबिलिटी हो चुकी थी आप पे, और ये लाइबिलिटी भी अब कम हो गई है, यानी आपने फरीद आलम को कितने पेमेंट देनी थी यहाँ, 400 की, जिसमें से 60 की गुड्स आप उसे वापस कर देते हैं, तो आपके पास लाइबिलिटी कम हो गई है, 400 से 340 पे आ गई है लाइबिलिटी। तो हमेशा गुड्स परचेज अगर की, ऑन अकाउंट परचेज की, उनका जब भी रिटर्न होगा तो इससे आपकी लाइबिलिटी कम होगी, आपके जो ऑब्लिगेशंस हैं ये कम होंगी। तो हम इसीलिए कह रहे हैं डिक्रीज इन गुड्स, रिटर्न में गुड्स डिक्रीज हो गई, तो मैं गुड्स को तो क्रेडिट कर लूं कि डिक्रीज इन करंट एसेट, गुड्स मींस इन्वेंट्री, डिक्रीज इन करंट एसेट, गुड्स अकाउंट में कमी आई है, रिटर्न गुड्स मीन डिक्रीज इन गुड्स, और ये 60 है अमाउंट। ये तो मैंने क्रेडिट ट्रांजैक्शन पास कर ली, मुझे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना है, तो अब डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करना है। तो अब मैं डेबिट क्या करूं, डेबिट में आप वो लाइबिलिटी करेंगे जिससे में कमी आई है, जो लाइबिलिटी आपकी कम हुई, यानी गुड्स रिटर्न करने से लाइबिलिटी कम हो गई है।
तो आप देखिए फरीद आलम को डेबिट करेंगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। फरीद आलम एक आपके पास सप्लायर था जिसने आपको गुड्स दी थी क्रेडिट पे, उसी को आपने गुड्स वापस दे दी। इसकी सिंपल एग्जांपल ये हो सकती है कि आप कोई प्रोडक्ट परचेज करके आते हैं मार्केट से, ऑन अकाउंट परचेज करते हैं, क्रेडिट पे परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद आप नेक्स्ट डे जाके उसका कुछ हिस्सा उन गुड्स का कुछ वैल्यू आप रिटर्न कर देते हैं, वापस दे देते हैं। तो जो आपने 10 प्रोडक्ट अगर लिए थे, 10 यूनिट लिए थे, 10 यूनिट में से अगर 2 रिटर्न कर दें तो आप पे अब लाइबिलिटी 8 की रह जाएगी। तो लाइबिलिटी में कमी आ रही है। तो मैंने इसीलिए कहा कि रिटर्न गुड्स टू फरीद आलम मींस डिक्रीज इन गुड्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन गुड्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, गुड्स क्रेडिट, लाइबिलिटी डेबिट। और डेट आपके पास 8 है, 8 मई मैंने यहां रिकॉर्ड कर लिया। 60 अमाउंट आप डेबिट कर लेंगे, 60 की वैल्यू क्रेडिट कर लेंगे। एक नरेशन होनी चाहिए यहां, जरूरी है। और हम नरेशन लिखेंगे कि रिटर्न इन्वेंट्री, रिटर्न स्टॉक या रिटर्न गुड्स टू फरीद आलम टू अकाउंट पेएबल आप कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि रिटर्न गुड्स टू फरीद आलम, ये ट्रांजैक्शन यहां क्लोज हो चुकी है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 10, रिसीव्ड सर कैश ये फ्रॉम दोबारा राशिद एंड रिपीट करें सन्स। पहले देखिए 2 पोर्शन दिए गए हैं इस ट्रांजैक्शन के 10 तारीख को। सर जी। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद एंड सन्स सर 145 कैश रिसीव हुआ राशिद से। डिस्काउंट अलाउ, आप इसे डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं। और हमने बात की थी कि डिस्काउंट अलाउ करना एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव करना गेन है या रेवेन्यू है। तो हम लिखेंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद एंड सन्स, कैश रिसीव हो रहा है, डेबिट होगा। फ्रॉम राशिद एंड सन्स क्रेडिट, राशिद एंड सन्स क्रेडिट क्यों कर रहे हैं कि ये आपके पास अकाउंट रिसीवेबल था जिससे आप कैश रिसीव कर चुके हैं। तो पहला पोर्शन जो है ट्रांजैक्शन का, उसे मैं यहां पहले रिकॉर्ड करूंगा और ये होगा कि कैश डेबिट, इंक्रीज इन कैश। आप कैश जब भी रिसीव करते हैं कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद एंड सन्स। और राशिद एंड सन्स यहां अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल आपके डिक्रीज हो गए हैं, इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो राशिद एंड सन्स को मैं यहां क्रेडिट कर लूंगा। 2 पोर्शन है इस ट्रांजैक्शन के, पहला पार्ट मैं यहां कंप्लीट कर चुका हूं। कैश रिसीव हो रहा है राशिद एंड सन्स से, कैश हमेशा कस्टमर से रिसीव होगा, क्रेडिट कस्टमर से। सेल की थी क्रेडिट पे राशिद एंड सन्स को, उससे कैश अब आ रहा है आपके पास। डेट है यहां 10 मई। तो पहले तो इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लें। और ये आपके पास 145 कहा गया है कि आपने 145 का कैश रिसीव किया। साथ ही कहा गया इसी ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट अलाउ, कि आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं इस पर्सन को। जब डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंस है, ये डिस्काउंट देना किसी को आपके लिए एक एक्सपेंस है कि ऐसे कुछ एक्सपेंसेस बिजनेसेस करते हैं जिससे आपके कैश रिकवरी हो, अकाउंट रिसीवेबल रिकवर हो आपके। तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ होगा तो डिस्काउंट डेबिट होगा, एक्सपेंस डेबिट होता है, डिस्काउंट डेबिट। लेकिन किसको डिस्काउंट दिया गया? राशिद एंड सन्स को। डिस्काउंट देने से अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू कम हुई है, तो मैं लिखूंगा डिस्काउंट डेबिट राशिद एंड सन्स क्रेडिट। तो दोबारा ये देख लें कि डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट राशिद एंड सन्स क्रेडिट। और आप यहां नरेशन लिख लें, डिस्काउंट अलाउड टू राशिद। डेट वही होगी 10 मई। और ये 5 रुपीज है, 5 रुपीज आप यहां डेबिट कर लें और 5 रुपीज क्रेडिट कर लें। अब तक हम 10 तारीख तक ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब डेट 12 है और कहा गया पेड फरीद आलम। पेड, जब पेड का वर्ड आए तो यहां सोर्स जो होगा, पेमेंट सोर्स, वो कैश ही होगा। तो अब आप देख लें पेड फरीद आलम, कैश जा रहा है, कैश पे किया जा रहा है फरीद आलम को। तो आप कैश को तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन पेमेंट किससे की जाती है? हमेशा आप अकाउंट पेबल को पेमेंट करते हैं, अकाउंट पेबल को आप यहां पेमेंट कर रहे हैं। सर लेकिन जहाँ पेड का वर्ड आ जाए वहाँ एक्सपेंस नहीं होता। ना पे देखें, एक्सपेंस हो रहा है।
हो सकती हैं। एक हो सकता है कि पेड कैश टू अ पर्सन, जैसे फरीद आलम कहा गया, यानी यहां कहा गया पेड कैश, देखें यहां गया पेड फरीद आलम के पेड कैश टू फरीद आलम, तो यहां पेमेंट क्लियर कर लें कि ये कैश डिक्रीज हो गया। अगर परचेसेस का वर्ड आए कि कुछ परचेज किया गया है या पेमेंट की गई कोई किसी अकाउंट पे, नॉमिनल अकाउंट्स पे, जैसे सैलरी है, वेजेस है, तो वहां एक्सपेंस होगा। यहां यानी बेनिफिट आप अचीव कर चुके हैं, रिसीव कर चुके हैं, फिर पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंस होगा। लेकिन जब आएगा पेड टू अ पर्सन, तो यहां आप कैश करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, साथ लाइबिलिटी में कमी आएगी। दो कंडीशन, या तो होगा लाइबिलिटी कम होगी आपके पास, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो, डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा हो, साथ करंट एसेट में कमी आ रही हो, तो ये कैश देने से लाइबिलिटी में कमी आ रही है। दो कंडीशन, एक तो होगा पेड जब भी पेमेंट करेंगे लाइबिलिटी कम होगी, या आप जब भी पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंस का फिर होगा। तो फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एक्सपेंसेस की, जब भी आप एक्सपेंसेस पे करेंगे तो इंक्रीज होंगे एक्सपेंसेस और कैश डिक्रीज होगा। तो कैश जब भी डिक्रीज हो, उसकी एक कंडीशन हो सकती है कि एक्सपेंसेस हुए हैं, दूसरी कंडीशन हो सकती है लाइबिलिटीज कम हुई हैं। तो यहां जो ट्रांजैक्शन दी गई वो आपके पास है कि पेड फरीद आलम, तो आप पे लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी आपने को पे किया, लाइबिलिटी अकाउंट यहां आपके डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसे आप डेबिट क्रेडिट में देख लें, कैश डिक्रीज होगा और पेमेंट सोर्स हमेशा यहां कैश ही होगा। डेट 12 है, पेड टू फरीद आलम, कैश क्रेडिट, डिक्रीज इन कैश, कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है और अमाउंट है 200। साथ अकाउंट पेबल जो पर्सन यहां फरीद आलम है, फरीद आलम को पेमेंट की गई है, फरीद आलम अकाउंट, साथ आप अकाउंट पेबल भी लिख लें एपी, और ये 200 अमाउंट आप डेबिट कर लें। नरेशन होनी चाहिए पेड कैश टू फरीद आलम, नेक्स्ट डेट आपके पास है 15, जिसमें कहा गया सोल्ड गुड्स टू कमाल एंड कंपनी, गुड्स सेल की गई है, इंक्रीज इन सेल। दो ट्रांजैक्शंस यहां नजर आ रही हैं। फर्स्ट कहा गया सोल्ड गुड्स टू कमाल एंड कंपनी, तो इंक्रीज इन सेल क्रेडिट होना चाहिए, टू कमाल एंड कंपनी तो अकाउंट रिसीवेबल जहां जनरेट हो रहे हैं। जैसे पहले मैंने आपको कहा कि जब भी सेल होगी, सेल में आपके पास क्रेडिट कस्टमर्स जनरेट हो गए, और ये अकाउंट रिसीवेबल हो सकते हैं या आपके पास नोट रिसीवेबल हो सकते हैं या बिल्स रिसीवेबल, ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ। तो हमारे पास यहाँ अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो रहे हैं और ये पर्सनल नेम होगा जरूर, और वो है कमाल एंड कंपनी। तो यहां मैं सेल को क्रेडिट कर लूंगा, इंक्रीज इन सेल, सेल अकाउंट क्रेडिट, सेल अकाउंट क्रेडिट करें तो सोल्ड गुड्स टू कमाल एंड कंपनी, इंक्रीज इन सेल, सेल क्रेडिट हो रही है, अमाउंट है 300 टू कमाल एंड कंपनी, कमाल एंड कंपनी यहां अकाउंट रिसीवेबल है, और जब भी सेल करें ऑन क्रेडिट तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होंगे, कमाल एंड कंपनी। ये ट्रांजैक्शन, ये जर्नल एंट्री हम पहले भी पास कर चुके हैं, पहले नाम कुछ और था पर्सनल नेम, अब आपके पास कमाल एंड कंपनी क्लियर हो रहा है। आप दोबारा लॉग इन हो। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 20, और ये है कि गुड्स रिटर्न बाय कमाल एंड कंपनी, तो आप 20 डेट कर लें, गुड्स रिटर्न बाय कमाल एंड कंपनी। तो यहाँ गुड्स इंक्रीज हो रही हैं क्योंकि गुड्स रिटर्न हो गई, तो हम लिखेंगे गुड्स डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन गुड्स बाय कमाल एंड कंपनी। तो ये आपके पास अकाउंट रिसीवेबल था जिसकी अब वैल्यू में कमी आ गई है, अकाउंट रिसीवेबल कमाल एंड कंपनी। तो ये होनी चाहिए कि गुड्स, नरेशन लिख रहा हूँ, गुड्स रिटर्न बाय अकाउंट रिसीवेबल, और अमाउंट है यहाँ, वैल्यू है 50। इस तरह नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 22 तारीख को, बॉट गुड्स फ्रॉम रियाज एंड सन्स, गुड्स परचेज की गई फ्रॉम रियाज एंड सन्स, तो गुड्स इंक्रीज हो रही हैं, गुड्स डेबिट होंगी। ये ट्रांजैक्शंस पहले हो चुकी हैं, अब आपके पास रियाज एंड सन्स का नाम दिया गया है, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, रियाज एंड सन्स क्रेडिट।
और अमाउंट है 500। नरेशन लिख लें, परचेज गुड्स फ्रॉम रियाज एंड सन्स। डेट 22 तारीख है, 22/5 मैंने लिख ली। सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास 28 तारीख को, रिसीव फ्रॉम रियाज एंड सन्स। तो यहाँ कैश रिसीव हो रहा है, जब भी रिसीव का वर्ड आए तो कैश ही होगा, रिसीव फ्रॉम रियाज एंड सन्स। सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन 28 मई है डेट, और रिसीव्ड मींस रिसीव्ड कैश फ्रॉम रियाज एंड सन्स। कैश डेबिट होगा, जब भी कैश रिसीव हो कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट। और रियाज एंड सन्स अकाउंट रिसीवेबल है जिससे कैश रिसीव हुआ, रियाज एंड सन्स आप क्रेडिट कर लेंगे। अमाउंट है 300 वैल्यू आप डेबिट करेंगे, 300 क्रेडिट होगी। और नरेशन लिख लें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रियाज एंड सन्स। लास्ट ट्रांजैक्शन डेट 31 मई, और ये है कि पेड रेंट फॉर द मंथ, और रेंट एक एक्सपेंस है। पेड रेंट मींस रेंट एक्सपेंस। इमीडिएट बेनिफिट अचीव हो चुका है तो हम रेंट को एक्सपेंस कहेंगे। रेंट एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट होता है हमेशा, रेंट एक्सपेंस डेबिट। और सोर्स कैश ही होगा, कैश क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप। तो मैं नरेशन लिख रहा हूं, पेड रेंट इन कैश, अमाउंट है 100 डेबिट 100 क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में, प्रॉब्लम सेकंड में जो ट्रांजैक्शंस थी, अब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर चुके हैं। लास्ट पे आपको डेबिट अमाउंट्स को और क्रेडिट अमाउंट्स को टोटल कर लेना होगा, कास्टिंग कर लेनी होगी। यानी आप लास्ट जो आपके पास जैसे ट्रांजैक्शंस हो जाएं, जनरल बुक यानी जर्नल क्लोज हो जाए, तो अब आपको दोनों कॉलम्स को यानी डेबिट को और क्रेडिट को टोटल कर लेना होगा, प्लस कर लेंगे। आप डेबिट साइड को प्लस करेंगे, क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे, ये इक्वल ही आएंगे। तो यहां आप लिख लेंगे टोटल, और यहाँ डेबिट अमाउंट लिखेंगे टोटल, और क्रेडिट अमाउंट लिख लेंगे। डबल लाइन आप इसे क्लोज कर लेंगे। ये आपके पास जनरल एंट्रीज थी जो अकाउंटिंग साइकिल की सेकंड स्टेज है। काउंटिंग साइकिल स्टार्ट होगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन के बाद आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, जो हम काम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास स्टेज होगी वो होगी लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स, लेजर के बाद हम लेजर बैलेंसेस का ट्रायल कर लेंगे। ये अकाउंटिंग साइकिल की डिफरेंट फेजेस हैं। तो अभी तक हम ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्रीज में ले जा रहे हैं, और ये आपके पास फर्स्ट ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स है जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज के बाद हम नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो होंगे लेजर से रिलेटेड, जहां हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कह रहे थे कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, तो अब आप क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो इससे रिलेटेड एक मैं वॉइस ओवर वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। आप लेजर को पहले सीख लेंगे कि लेजर बनाने का तरीका क्या है, लेजर को रूल ऑफ कैसे किया जाता है, इसके डेबिट बैलेंस क्या हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, या जीरो बैलेंस कैसे हो सकता है। फिर ये भी आपको देखना होगा, यानी जब लेक्चर अपलोड हो, कि लेजर अकाउंट्स क्लासिफिकेशन में आपके पास लेजर का स्ट्रक्चर क्या है, लेजर में और बुक में फर्क क्या है, यानी जर्नल में और लेजर में क्या डिफरेंस है। ट्रांजैक्शन के पास जर्नल जब किया, जर्नल को लेजर में ले गए, तो इसका क्या डिफरेंस होगा रिकॉर्डिंग में और लेजर अकाउंट्स में। तो ये आप जरूर जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसको जरूर आपने देखना है, ताकि हम जब न्यूमेरिक करें तो हमारे लिए लेजर अकाउंट्स बनाना इजी हो, यानी ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना हमारे लिए आसान हो जाए। ऑनलाइन है स्टूडेंट?